नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारकों में बाल गंगाधर तिलक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम मनु, कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले इनका अध्ययन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, और लाल बाल पाल, जिनमें लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक जो प्रसिद्ध है, वो बाल गंगाधर तिलक हैं, जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। इसमें अरविंद घोष भी सम्मिलित है। इन्होंने शिक्षा के प्रसार का कार्य भी किया और 1880 में उग्रवादी विचारधारा के समर्थक होने के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार में भाग लिया। 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। इन्होंने केसरी और मराठा का प्रकाशन भी किया। जनसाधारण के सहयोग और सहायता के लिए इन्होंने दोनों साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया था। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से आंदोलन को प्रेरित किया। जन आंदोलन को प्रेरित करने के साथ साथ सरकारी विरोध भी तिलक को सहना पड़ा। इसके बावजूद तिलक 2 बार मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। उनके द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए। इसका उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जागृत करना था। इस प्रकार उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास किया। 1916 से 18 के वर्षों में भारत की जनता को जागरूक करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन में भी बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की प्रमुख भूमिका थी। 1907 में कांग्रेस की फूट से तिलक प्रभावित हुए। 1920 में बम्बई में उनका निधन हो गया। तिलक राजनीतिक ही नहीं अपितु उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास नामक 2 ग्रंथ इनकी रचना भी की। वे अद्वैतवादी दर्शन में गहरी आस्था भी रखते थे और ऋग्वेद और उपनिषदों के वेदांत सिद्धांत और भगवद गीता ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था। उनकी राजनीतिक चिंतन का अगर हम विस्तृत अध्ययन करें तो पाएंगे कि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की और 1889 से 94 के वर्षों में तिलक उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। लेकिन 1895 से उन्होंने राजनीतिक चिंतन में परिपक्वता आई और ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी कार्यों और खुद के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें उदारवादियों से अलग कर दिया। उनके राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख बातें थी वो इस प्रकार से थी। तिलक ने वेदों और गीता से राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने के संदेश दिया और प्राचीन परंपराओं के आधार पर राष्ट्रवाद की प्राप्ति का समर्थन किया। तिलक सच्चे राष्ट्रवादी और पुनर्निर्माणवादी थे। वे राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक धारणा मानते थे। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीयता की स्थापना के लिए उन्होंने शिवाजी व गणपति उत्सव प्रारंभ किए थे। उनका मानना था कि राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के माध्यम है। प्रश्न उठता है कि क्या तिलक केवल हिंदू राष्ट्रवादी थे? कुछ लोग का मानना है कि तिलक के धार्मिक विचारों के कारण एक वर्ग ऐसा भी था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया, किंतु यह बात पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति 1888 से प्रारंभ हो गई थी, जिसके लिए सैयद अहमद खां जैसे नेताओं के विचार भी उत्तरदायी थे। तिलक ने राष्ट्रवाद में आर्थिक आधारों को भी प्रतिपादित किया। जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने निर्गम सिद्धांत को स्वीकार किया था, गोखले और तिलक दोनों ने विदेशी शासन को इसके लिए उत्तरदायी माना। उन्होंने बहिष्कार और स्वदेशी को भी अपनाया। तिलक की नर्म नीति के कारण ही 1916 का लखनऊ समझौता हो सका। आसफ अली जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता भी तिलक को अपना परम मित्र मानते थे। तिलक का व्यवहार मानवतावादी था, जिसमें धार्मिक संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था।
यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में तिलक के हिंदुत्व के प्रति गंभीर श्रद्धा थी, किंतु इस गंभीरता से श्रद्धा होते हुए भी राजनीतिक नेता के रूप में उनका लक्ष्य, नीति और दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वास्तव में वे हिंदू राष्ट्रवाद के नहीं, शक्तिशाली राष्ट्रवाद के संस्थापक थे और राष्ट्रीय शिक्षा के वो समर्थक थे, और वो चाहते थे कि स्वदेशी को ही अपनाया जाए और जो विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार किया जाए। जैसा कि हमने देखा है, पूर्व में भी महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन थे उसमें भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं का अदालतों का, इन सब का बहिष्कार किया गया था। तो ये भी स्वदेशी वस्तुओं का शासन, स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग में लाने के समर्थक थे और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आह्वान करते थे। और इनका लक्ष्य जो था, तिलक का लक्ष्य, वो स्वराज प्राप्ति था। ये पूर्ण स्वशासन चाहते थे। स्वराज्य में तिलक ने घोषित किया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक के राष्ट्रवादी दर्शन में मैजिनी, बर्क और मिल की धारणाओं का समन्वय था। तिलक भारतीयों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने लक्ष्यों को थोड़ा सा बदल दिया। वो थोड़े समय के लिए ही था। स्वराज्य से उनका आशय या अंतिम सत्ता जनता के हाथों में है, और अंतिम सत्ता जनता के हाथों में हो, वही ये चाहते थे। जैसा कि हम वर्तमान में भी देखते हैं कि जनता संप्रभु है। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर केंद्रित था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में तिलक को विश्वास नहीं था। जैसा कि उदारवादी विचारधारा, उदारवादी कड़ी के जो नेता थे वो प्रार्थना पत्र और याचनाओं के माध्यम से अपनी मांगें मंगवाना चाहते थे, लेकिन तिलक इस प्रकार के मार्गों, इस प्रकार के साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, और वो इस प्रकार के साधन को भिक्षावृत्ति के साधन, और उनकी जो धारा के नेता थे वो इस प्रकार के साधनों को भिक्षावृत्ति की साधन कहते थे। वे स्वराज्य प्राप्ति के 4 साधन मानते थे। स्वदेशी अर्थात अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए, अपने ही देश के शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करना चाहिए, बहिष्कार अथवा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी जो यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। उदारवादियों ने स्वदेशी का समर्थन किया, किंतु बहिष्कार के औचित्य को नहीं माना। किंतु तिलक ने स्वदेशी के साथ बहिष्कार की उपयोगिता भी सिद्ध की। उनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचाकर अपनी मांगें मानने के लिए विवश करना चाहते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध में आप देखें तो बहिष्कार को एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग की नीति को अपनाकर निष्क्रिय प्रतिरोध के महत्व को प्रतिपादित करना चाहते थे। अर्थात वो ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग की नीति अपनाना चाहते थे कि उनको सक्रिय सहयोग प्रदान नहीं किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा में शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय चेतना जागृत की जाती है, और इसके अंतर्गत औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा आदि को सम्मिलित करते थे। उनके पत्रों के इसलिए मराठा ने जन जागरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या तिलक आतंकवादी थे? तिलक के विरोधियों ने उन पर ये एक आक्षेप लगाया था कि वे आतंकवादी थे और हिंसात्मक आचरण का समर्थक होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों से तिलक का संबंध था, लेकिन ये उनके विरोधियों की मात्र मानना था, और ये सत्य नहीं है। तिलक एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने कभी भी राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं किया, बल्कि अपने पत्रों के माध्यम से हिंसा का सदैव विरोध किया। तो क्या तिलक भारतीय शांति के जनक थे? जैसा कि सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति के जनक की संज्ञा दी है, उनका मानना था कि तिलक ने भारतीय जनता को हिंसक विद्रोह के लिए प्रेरित किया, किंतु यह भी सत्य नहीं है। तिलक ने तो भारतीय राष्ट्रवाद को प्रत्येक भारतीय के भीतर जागृत किया था, तो वो भारतीय शांति के जनक कैसे हो सकते थे? तिलक और समाज सुधार में यदि हम देखें तो तिलक ने 1891 ईस्वी की संविधान आयोग विधेयक का विरोध किया था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। तो उनके आलोचक उन्हें सामाजिक जीवन में सुधार के विरोधी मानते थे, किंतु तिलक का समाज सुधार के प्रति अपना विशेष मत था। तिलक समाज सुधार को राजनीतिक प्रगति की पुरुषार्थ नहीं मानते थे।
वे समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। स्वतंत्रता के वातावरण में ही सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर उचित निर्णय लिया जा सकता है। वास्तव में वे यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते थे। वे समाज सुधार में ब्रिटिश सत्ता और ब्रिटिश विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज में भारतीयों द्वारा बनाए गए कानूनों से परिवर्तन या सुधार आना चाहिए। वे पश्चिमी सामाजिक जीवन के अंधा अनुकरण के भी विरोधी थे। वे जनमत के माध्यम से धीरे धीरे समाज सुधार के पक्षधर थे। तिलक का सामाजिक दर्शन निश्चित व स्पष्ट था। वे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात ही सामाजिक सुधार चाहते थे ताकि ब्रिटिश प्रभाव से समाज बचा रह सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि तिलक का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वराज प्राप्ति है, और स्वराज प्राप्ति अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता को सर्वप्रथम पाना चाहते थे। उसके पश्चात वो समाज सुधार को रखना चाहते थे। उग्रवादी नेताओं में प्रमुख स्थान रखने वाले तिलक का मुख्य उद्देश्य स्वराज प्राप्ति था। इसके पश्चात